डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया में जीएम क्रॉप से रिलेटेड है, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम कहने का मतलब ये है, फसलों में आप कुछ ऐसे गुण ला दे रहे हैं जिसके चलते चलते एक तो घास वगैरह में भी वो उग जाए, उनमें कीड़े वगैरह ना लगे, इसके साथ साथ में ये लोगों को अच्छा खासा प्रोटीन वगैरह या फिर बाकी के जो पोषक तत्व हैं वो अवेलेबल कराएं। जैसे फोर्टिफाइड राइस के बारे में भी आपने कभी सुना होगा, लेकिन वैज्ञानिक लोग और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ रहा है, क्योंकि ये वाला जो केस है ना वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो इसमें सुनवाई भी हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, जिसमें वैज्ञानिक लोग क्या काम करते हैं, कुछ कुछ चेंजेस कर देते हैं उस फसल में और अपने हिसाब से उनके गुणों को ढाला जाता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो किसानों के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो किसानों को इसमें लागत ज़्यादा आती है, दूसरे नंबर की बात यह है हेल्थ से रिलेटेड इसमें कंसर्न रहते हैं, इसलिए भी वैज्ञानिक लोग इस चीज़ का विरोध करते रहते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड की हम बात कर रहे हैं, GMHT मस्टर्ड। शुरू से ही हम देखते हैं कि जो पर्यावरणविद हैं सुप्रीम कोर्ट गए हैं इंडिया के खिलाफ में अगेंस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की जेनेटिकली मॉडिफाइड GMHT मस्टर्ड क्रॉप्स के। इज़ दैट स्टैंड बिटवीन GM फूड एंड इंडियन फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो GM फूड के बीच में है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बीच में है, इंडियन फार्मर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और कंज्यूमर, तीनों चीज़ इसमें शामिल हो गए हैं। GM क्रॉप अपने आप में थोड़ी सी अलग टाइप की रहती हैं। कन्वेंशनल जो वैरायटी चल रही है किसी भी फसल की, नॉर्मली आप धान की जो वैरायटी देख रहे हैं, हाइब्रिड जो प्रजाति देख रहे हैं, उससे ये थोड़ी अलग रहती है, जिनको डेवलप किया जाता है फार्मर के द्वारा, एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एंड कंपनीज़ के द्वारा इनको डेवलप किया जा रहा है। वहीं ये जो GM सीड्स होते हैं, इनको बायोटेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इंसर्ट करते हैं सिलेक्टेड जीन्स को एट ए रैंडम लोकेशन इन द DNA ऑफ प्लांट। सोचिए, प्लांट के DNA में जीन को इंसर्ट कराया जाता है, तब जाकर के GM क्रॉप को ग्रो किया जाता है, डेवलप किया जाता है। उदाहरण के लिए GM सरसों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्लांट किलर या फिर हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट का सामना करने के लिए बदल दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरसों में हमने जीन को इंसर्ट कराए हैं, उसके DNA में हम जीन्स भेजे हैं ताकि कुछ कुछ खास गुण उसमें लेकर के हम आ सकें। घास वगैरह जो उगती है उसका वो सामना कर सके कि घास पहले नहीं उगेगी, पहले सरसों ऊपर उग जाएगी, पहले बढ़ जाएगी। इसके माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं हाइब्रिड मस्टर्ड सीड्स को फॉर हायर यील्ड। ज़्यादा पैदावार यदि आपको चाहिए तो हम हाइब्रिड मस्टर्ड के बीज पैदा कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। एंड फार्मर्स ग्रोइंग GM मस्टर्ड कैन स्प्रे द हर्बिसाइड टू किल ऑल प्लांट एक्सेप्ट द मस्टर्ड। इसके बाद किसान लोग क्या काम करेंगे, जो खरपतवार नाशक है उसका छिड़काव करेंगे, पूरा घास मर जाएगा लेकिन आपकी जो सरसों है खेत में खड़ी रहेगी। हमारे देश में GM क्रॉप्स किस प्रकार से अवेलेबल है और इसके लिए कौन कौन सा डिबेट दिया जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा आखिर होता क्यों है। इंडिया ने हमेशा से ही GM क्रॉप को लेकर के डिबेट फेस किया है। पिछले 20 साल की यदि हम बात करें तो पर्यावरणविद है, वैज्ञानिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, किसान हैं, कंज्यूमर हैं एंड हायर जुडिशरी have asked probing question about the safety, efficacy, even very necessity of the GM food। हमेशा से इन लोगों ने क्वेश्चन खड़े करे हैं कि ये जो GM फूड है ये कितना सेफ है, कितनी इसकी दक्षता है, कितना ज़रूरी है इसको लेकर के आना। इसके ऊपर हमेशा से ही क्वेश्चन खड़े होते रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम BT कॉटन की बात कर लेते हैं। BT कॉटन का तो नाम आपने सुना ही होगा। मैनी हैव बीन अलार्म्ड बाय एक्सपीरियंस विद BT कॉटन। BT कॉटन से हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं।
जो कि पहली और केवल जीएम क्रॉप है जिसको अप्रूवल मिला है हमारे देश में। लॉन्ग टर्म की रिसर्च ये सजेस्ट करते हैं कि जो बीटी कॉटन है इसने प्रोवाइडेड किया था क्षणभंगुर बेनिफिट फार्मर्स को। फ्लीटिंग का मतलब होता है थोड़े से टाइम के लिए। कुल मिलाकर के देखा जाए बीटी कॉटन का इस्तेमाल करने से जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है, खेती की लागत है, वो बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। दूसरे ही हाथ में आप देखेंगे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा है हैंडसमली फ्रॉम द एक्सपेंसिव जीएम सीड। कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं, वो महंगे जीएम सीड बेच रही हैं, इसमें किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करी, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है इस मामले के ऊपर। दो जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट की, इंडिपेंडेंटली एंड कंप्रहेंसिवली इन्होंने एग्जामिन किया था जीएम क्रॉप्स एंड फूड का। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, और यहाँ पर किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया था, जनहित याचिका लगाई थी। सेपरेटली बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जीन कैंपेन एंड एनवायरमेंटलिस्ट अरुणा रॉड्रिक। कौन कौन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था इसको आप देख सकते हैं। दो, एक तो एनजीओ है और दूसरा कोई एक आदमी है। यहाँ पर दो प्रकार की रिपोर्ट हैं जो कि हमें चिंता का कारण बन रही है। पहले नंबर की बात यह है, हमारे देश में एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 2012 में, इस टाइम में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हुआ करती थी। एक और जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के ऊपर 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में, इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करे थे इससे कुछ चिंताएं हमारे सामने आती हैं। कन्वर्जेंस इन रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। हमारे देश में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी वीक है। वर्किंग अक्रॉस एन इंटरवल ऑफ 5 years, द टू कमिटीज़ अनोनिमसली हाईलाइटेड मेजर वीकनेस इन द रेगुलेटरी सिस्टम। हम देखते हैं कि हमारे देश में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए जो जीएम फूड की रिलीजिंग है इसके लिए चेतावनी दी जाती है कि किया जाए कि नहीं किया जाए। इसके साथ साथ में कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट ने कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस दिया था जीएम मस्टर्ड को और कहा था सरकार को कि आप जो है इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करवाइए, कुछ परीक्षण करवाइए, लॉन्ग टर्म बायोसेफ्टी कैसी इसकी, पर्यावरण के प्रति कहीं कोई खतरा तो नहीं है, समाज में इसका क्या असर पड़ सकता है, इसके लिए आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। ग्रेव डेफिशिएंसीज इन सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीएम क्रॉप, जब सेफ्टी असेसमेंट किया जाता है तो जीएम क्रॉप से रिलेटेड बहुत सारी डेफिशिएंसी हमको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से ये पता चला है कि ये जो एसटी क्रॉप्स होती हैं ये कम्प्लीटली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। उन्होंने वार्निंग दिया था कि इससे सीरियस हार्म पहुँच सकता है इन्वायरमेंट को, इससे ग्रामीण जनता की रोजी रोटी भी प्रभावित हो सकती है एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इफ़ दे वर रिलीज्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इससे प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है, उल्टा सीधा जवाब दिया जाता है, कुल मिलाकर के उलझाने वाले जवाब दिया जाता है। हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, टू गेट अराउंड द ग्रोइंग एविडेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड हेल्थ रिस्क ऑफ एसटी क्रॉप। सुनवाई का मुद्दा क्या था? आपको कुछ एविडेंस देना है, सबूत पेश करना है कि इसके लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल क्या असर पड़ सकते हैं, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, हेल्थ रिस्क है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था ये जो जीएम मस्टर्ड है इसको आप एसटी नहीं कह सकते हैं, सब आप एकदम बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है फॉर डेवलपिंग इट वाज टू इम्प्रूव यील्ड। सरकार कह रही है हम इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि पैदावार को बढ़ा सकें। फैक्ट वाली बात यह है, एक क्रॉप दैट कैन विथस्टैंड हर्बिसाइड इज एसटी क्रॉप, जबकि
फैक्ट वाली बात यह है, कोई भी फसल किसान खेत में लगा रहा है जो कि हर्बिसाइड्स में भी खड़ी हो सकती है, उसको हम एचटी क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि यदि वैज्ञानिक लोगों ने एक बार जीन यदि सरसों में डाल दिए उसके डीएनए में, इसके बाद फिर किसान लोग खेतों में छिड़काव करेंगे पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशी का, घासनाशी का, घास वगैरह सुखाने के लिए, तो यहाँ पर जो मस्टर्ड है वो प्रभावित नहीं होती, घास पूरा सूख जाता है।